नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यदि आप लोग अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उसके बाद फिर अपने करियर का, अपने पढ़ाई का या फिर अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ख्याल रखें। तो चलिए आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था हिस्टोग्राफी के बारे में, जो कि हिस्टोग्राफी पर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी चर्चा हुई थी कि इतिहास लेखन एक विषय है, उसके अंतर्गत हम किन किन चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। जिसमें हमने आपको मोटे तौर पे बताया था कि जैसे हम लोग सामान्यीकरण का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रवादी परंपरा हो या अनुभववादी परंपरा हो या फिर रोंकेवादी परंपरा हो या फिर सबाल्टर्न परंपरा हो, डिफरेंट टाइप के जो हिस्ट्री राइटिंग हुए उसके बारे में हमने आपको बताया था कि यह हमको इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, हमने जो बताया था वह यूजीसी नेट सिलेबस से ज़्यादा था। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हिस्टोग्राफी का वो बहुत ही लिमिटेड है, उसमें लगभग 4-5 के आसपास हैं हिस्टोग्राफी के ट्रेंड पढ़ने हैं, तो वह भी आपको कवर हो जाएगा। उसके अलावा यदि आप इस लेक्चर सीरीज़ को सिंसियरली फॉलो करते हैं, आप पढ़ते हैं, तब आपको आगे चल करके जब आप पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे या फिर कहीं का आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और आप इतना मान लो कि आप अपने दोस्तों की कैटेगरी में सबसे ऊपर रहेंगे यदि आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तब। ठीक है, चलिए तो फिर यदि आप उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखें जो कि पहले हमने हिस्टोग्राफी पे दिया था, तो आप जाइए यूट्यूब में और आप लिखें हिस्टोग्राफी बाय अमृतराज और सबसे ऊपर में यूट्यूब में मेरा लेक्चर आ जाएगा। आप वहां से उस लेक्चर्स को देख लीजिएगा उन दोनों को, और साथ ही में आप उसका एक नोट्स तैयार ज़रूर कीजिएगा और जब आपको रिवीजन करना हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आपको लेक्चर से फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, आपको लगता है कि यहाँ पर सही चीज़ें मिल रही हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के साथ एसोसिएट कीजिए, उन्हें भी जोड़िए, उन्हें भी इसका मुकम्मल फ़ायदा उठाने दीजिए, उन्हें भी जेआरएफ करने दीजिए। तो चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा हम लोग आते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों इतिहास लेखन के एक नया चैप्टर के बारे में। उस चैप्टर का नाम है अनुभववादी। लिखें आप, अनुभववादी परंपरा। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर हम लोग परंपरा क्यों बोल रहे हैं, इतिहास लेखन क्यों नहीं। आप इतिहास लेखन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अनुभववादी इतिहास लेखन या फिर अनुभववादी परंपरा। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी पढ़ाता हूँ इतिहास लेखन, उसमें यदि किताब की बात की जाए इतिहास लेखन की तो सबसे ज़्यादा विस्तार में दिया गया है इग्नू के MHI03 नामक बुक में। वह बुक का कोड है, मैंने कोड बताया आपको। तो उस किताब को ही एक रेफरेंस के तौर पे, चूँकि वह बहुत ही ऑथेंटिक है, उसको बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी प्राप्त है, बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद किताब है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया है, दिया है। तो मैं उसी को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करता हूं और वहीं से चीज़ें कलेक्ट करके आपको पढ़ाता भी हूं। उसके अलावा मेरे पास और इतिहास लेखन की और भी किताबें हैं, चाहे वो मार्क ब्लॉक की किताब हो, जे कॉलिंग वुड की किताब हो या फिर ई श्रीधरन की किताब हो। इन तमाम किताबों का एक मिश्रण तैयार करके आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहें तो इग्नू का MHI03 आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको हमारे साथ साथ पढ़ते चलिएगा, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलो तो अनुभववादी परंपरा पे बात करेंगे। परंपरा का अर्थ वही है, चूँकि इतिहास लेखन में कई तरह की परंपराएं चल करके आई, कई तरह की परंपराएं चल करके आई। जैसे उदाहरण के तौर पे सबाल्टर्न परंपरा, जिसको हिंदी में निम्न वर्गीय प्रसंग परंपरा कहते हैं। मार्क्सवादी परंपरा है, शास्त्रीय मार्क्सवादी परंपरा है, राष्ट्रवादी परंपरा है,
कम्युनलिज्म पे जो बेस्ड है, जो कि जिसमें जिन्ना का इम्पोर्टेंस है, जिसमें जिन्ना का सबसे ज़्यादा रोल है, संप्रदायवादी परंपरा इतिहास लेखन, तो वह भी इतिहास लेखन का एक अध्याय है, एक ट्रेंड है। तो हिस्टोग्राफी में, हिस्ट्री राइटिंग में जितने भी ट्रेंड शुरू हुए उन सभी को परंपरा भी कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं अनुभववादी परंपरा या फिर अनुभववादी इतिहास लेखन के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे एक बार ब्रीफ में देखते हैं। बात हमारी यह होगी कि अनुभववादी परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें मुख्य तौर पे कौन कौन हिस्टोरियंस चल करके आते हैं, 2 सवाल। और तीसरा सवाल हमारा इससे यह होगा कि अनुभववादी परंपरा के जो इतिहासकार हुए उन्होंने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की, और वह जब इतिहास को लिख रहे थे या फिर लिखने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने फैक्ट का कलेक्शन कैसे किया और उनका क्या बेंचमार्क रहा है हिस्टोग्राफी में। यह 3 से 4 सवाल होंगे और इन 4 सवालों का जब हम लोग चर्चा कर लेंगे तो उसके बाद इसमें कोई भी सवाल आपका बचेगा नहीं। लेकिन यदि इन सब के अलावा यदि आपको लगता है कि इसमें यह चीज़ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा हमें। यह हमारा पर्सनल अनुरोध है। तो आप बताना ज़रूर कि कहाँ पर क्या चीज़ छूटा है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए थी। क्लियर है? चलिए तो लिखें अनुभववादी परंपरा, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेडिशन। अब देखो नाम से ही यह स्पष्ट है। यदि आपको बोलना हो कि अनुभववादी परंपरा इतिहास लेखन क्या है तो आप नाम से ही देख सकते हैं, है ना। अनुभव और वादी 2 शब्दों से बना है, ठीक है। एक शब्द होता है वाद, वाद से ही बना वादी, है ना। वाद क्या है? वाद एक वर्ब है और वादी क्या है? एक नाउन है यदि अंग्रेजी में बात करें तो, ठीक। अनुभव का क्या अर्थ है? जो एक्सपीरियंस पे, जो चीज़ हम लोग महसूस करते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं, उन सभी को हम लोग अनुभव कहते हैं। वादी का क्या अर्थ है? वाद का अर्थ होता है आइडिया, आइडिया, थॉट भी बोलते हैं, थॉट प्रोसेस, ठीक है, विचारधारा। तो जो थॉट प्रोसेस होता है वह 2 तरीके का होता है। एक इंडिविजुअल बेस्ड होता है, जैसे मेरा एक खुद का विचारधारा, जैसे मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स, तो उनका एक खुद का आइडियोलॉजी है, तो उनके आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग मार्क्सवादी कहलाते हैं। तो मार्क्सवाद अपने आप में एक आइडिया है जो कि मार्क्स नामक व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेकिन जब आप सबाल्टर्नवाद की बात करते हैं, सबाल्टर्निज्म की बात करते हैं, तो वह किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यदि किसी एक व्यक्ति का होता तो उस व्यक्ति के नाम के अंत में वाद लगता। जैसे हम लोग लेनिनवाद कहते हैं तो लेनिन का आइडिया है, माओवाद कहते हैं तो माओ से तुंग का आइडिया है, चेओवाद कहते हैं तो चेओ का आइडिया है। तो ये सब इनके अपने अपने आइडियाज़ हैं। तो आइडियाज़ एक तो व्यक्ति के आधार पे भी होगा खुद का, और एक इंस्टीट्यूशन के बेस्ड पे होगा। और इंस्टीट्यूशन कहने का बेसिक अर्थ इतना ही है कि उसमें सभी लोग होंगे, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति नहीं होगा, उसमें कई सारे व्यक्ति होंगे, कई सारे हिस्टोरियन, कई सारे फिलोसफर्स होंगे। जैसे उसमें यदि उदाहरण की बात की जाए तो आप उसमें लिख सकते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट एक आइडिया है जिसको हिंदी में साम्यवाद कहते हैं। तो साम्य क्या है? साम्य एक ऐसा आइडिया है जिसमें मार्क्स का भी रोल है, माओ का भी रोल है, एंटोनियो ग्राम्सी का भी रोल है, उसमें लेनिन का भी रोल है, स्टालिन का भी रोल है। तो इन सभी लोगों का मिल करके जो आइडिया बना, इन सभी लोगों के समूह ने जो आइडिया विकसित किया है, वह आइडिया साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। तो जो कम्युनिस्ट होंगे वह सिर्फ एक का आइडिया नहीं मानेंगे, सिर्फ मार्क्स का आइडिया नहीं मानेंगे, उन सभी कम्युनिस्टों का आइडिया होगा उनका। लेकिन जो मार्क्सवादी होंगे वह सिर्फ मार्क्स की आइडिया मानेंगे। तो मार्क्सवादी, जो मार्क्सवाद हुआ वो मार्क्स के आइडिया पे है, जो साम्यवाद हुआ वह किसी व्यक्ति के आधार पे नहीं, किसी व्यक्ति के विचार के आधार पे उसका निर्माण नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अनुभववाद है तो अनुभव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ध्यान रखिए। तो अनुभव भी जो है यह एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है। इन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया,
अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया इतिहास लेखन के दौरान। इसीलिए इस परंपरा को इतिहास लेखन में अनुभववादी परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वादी का अर्थ होता है विचार जो देने वाला हो या उस विचार को फॉलो करने वाला व्यक्ति, विचार देने वाला नहीं, उस विचार को फॉलो करने वाला व्यक्ति। जैसे आप संप्रदायवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, साम्यवादी हैं, आप समझ रहे हैं। चलिए, तो अनुभववाद का बस इतना आप इसको संधि विच्छेद करें तो आप इस आधार पे इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अनुभव शब्द जो है वह कहाँ से निकल करके आया है। अनुभव जो शब्द है, अनुभव से चूंकि अनुभववाद बना है, यह एक ग्रीक शब्द, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, उसका नाम है इम्पीरिया, है ना। एक ग्रीक शब्द इम्पीरिया से निकल करके आया है, ठीक है। इसको इम्पीरिसिज्म बोलते हैं, अनुभववाद को इम्पीरिसिज्म आप लिख सकते हैं। अंग्रेजी के जो छात्र हैं इम्पीरिसिज्म लिख लें, और इसी में यदि आप इम्पीरियलिज्म लगा देंगे तो वह साम्राज्यवाद होता है ना। इम्पीरियलिज्म जो होता है साम्राज्यवाद, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जो अनुभव इम्पीरियसिज्म जो है वह इम्पीरिया नामक शब्द से निकला है, और इम्पीरिया कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। तो एक सवाल तो यहाँ से आपसे बनता है, कौन सा सवाल? अनुभववाद जो शब्द है या फिर जो इम्पीरियसिज्म वर्ड है वह कहाँ से निकल करके आया है, किस शब्द से लिया गया है? जैसे केमिस्ट्री केमिका नामक शब्द से लिया गया है जो कि लैटिन शब्द है, उसी तरीके से यहाँ पर जो इम्पीरियसिज्म शब्द है वह ग्रीक शब्द इम्पीरिया से लिया गया है। जैसे इतिहास है तो लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरिया से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से एक सवाल आपके बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए, अब देखिए, अब जो है इसके कई सारे अर्थ हैं। आप दर्शन शास्त्र जब आप पढ़ेंगे, फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी को सभी सब्जेक्ट का जनक माना जाता है ना, उसी का एक आयाम जो है हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, चाहे जितने भी सब्जेक्ट हों, सोशियोलॉजी से लेकर के साइकोलॉजी तक। तो जो फिलॉसफी का एक दुनिया होता है उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वह अनुभव पे बेस्ड है, ठीक है, अनुभव पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पर आधारित है। और अनुभव पे बेस्ड होने का मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जो संख्यात्मक नहीं होता है, जिसको आप यह नहीं बता सकते हैं कि 98.3 फीवर है, इस तरीके से आप नहीं बता सकते हैं। आप उसमें डिबेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है आपका, एक थॉट प्रोसेस होता है आपका, एक विचार होता है। आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, पॉइंट वाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टैटिकल डिवीज़न नहीं होता है, संख्यात्मक आंकड़ा नहीं होता है। तो फिलॉसफी की दुनिया में जो मैक्सिमम चीज़ें वो अनुभववाद पर ही आधारित है। तो यह जो इतिहास लेखन है वह फिलॉसफी से ज़्यादा प्रभावित है। तो इस इतिहास लेखन में जितनी भी चीज़ें लिखी गई है वह सभी के सभी इतिहासकारों के अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, अनुभववादी परंपरा इतिहास लेखन के अंतर्गत जितने भी इतिहास लिखे गए वह सभी के सभी इतिहासकारों के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लिखा गया है। एक लाइन में इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए, अब देखो, अब जो चीज़ अनुभव के आधार पर लिखा जाता है उसका कई तरह का मेरिट भी है और कई तरह का डिमेरिट भी है। आप जब मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप बस इतना सीख लो,
वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी में किसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, या फिर किस सब्जेक्ट में जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो कहाँ पर मुझे क्वालिटेटिव करना होता है, कहाँ पर क्वांटिटेटिव करना होता है, दोनों का क्या एक महत्वपूर्ण रोल है, किसको कौन वाले लोग मानते हैं। तो फिलॉसफी के दुनिया वाले जो लोग हैं वह अनुभववाद पर ही मैक्सिमम आधारित है। तो यहाँ पर जो चीज़ें रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग इनके पास चूँकि प्रमाण नहीं होता है इसका, क्योंकि जो चीज़ आपके पास अनुभव के आधार पर आधारित है, अनुभव के आधार पर आपने ज्ञान प्राप्त किया है, तो वह उसका प्रमाण आपके पास नहीं होगा, क्योंकि वह अनुभव के आधार पे है। तो प्रमाण जो होता है वह क्वालिटेटिव स्टडी नहीं होकर के क्वांटिटेटिव स्टडी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है इतिहास लेखन, इसमें मान लो कि इस इतिहास लेखन के दौरान किसी भी इतिहासकार ने इतिहास लिखा तो उनके पास उस फैक्ट को, क्योंकि आपके पास अनुभव आया, अनुभव क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप महसूस करते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपने अपने अनुभव को कलम के माध्यम से आपने इतिहास लेखन में लिख दिया। अब आपने लिखा तो वो चीज़ फैक्ट बन गया। अब जब रिसर्च स्कॉलर्स हैं या फिर कोई और छात्र हैं, यदि आप उन हिस्टोरियन से यह बात करेंगे कि इसका क्या प्रमाण है, तो वो लोग उसको साबित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव के आधार पे है। आपके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अनुभव होती हैं, तो क्या आप उसको साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसको जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में वैधता कम प्राप्त है। वैलिडिटी या रिलायबिलिटी बोलो, इसको वैलिडिटी नहीं बोल करके रिलायबिलिटी बोलिए अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता, यानी कि इस पर भरोसा कम है लोगों का। भरोसा कम इसलिए है क्योंकि फैक्ट तो आपने दे दिया अनुभव के आधार पे, लेकिन आपने उसके सत्यता की पुष्टि नहीं की, आपने उसके विश्वसनीयता जो है उसको आपने बनाए नहीं रखा, उसके लिए आपने प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाए। इसलिए इसको रिलायबिलिटी जो है इसका बहुत कम है, न के बराबर है, लेस है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग यह चर्चा करेंगे, बताता है कि अनुभववाद का एक लंबा इतिहास है। पश्चिमी दार्शनिक परंपरा में शुरुआती दिनों में अनुभववादी ग्रीक भविष्य बेता हुआ करते थे। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग है, चाहे वो हिस्ट्री की ही बातें हो, वह कहीं न कहीं ग्रीक के जो यूनान का जो वर्ल्ड है, यूनानी दुनिया है, वहाँ से निकल करके आ रहा है। तो वहाँ पर शुरुआती दौर में जो भी हिस्टोरियन हुए हैं उन्होंने अनुभव के आधार पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है, क्योंकि उतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया था। तो मोस्ट ऑफ जो थिंग्स हैं वो अनुभव के आधार पे ही है। हमारे सोसाइटी में जो मिथ्स होते हैं, जो कई तरह के माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट चलते हैं, माइथोलॉजिकल परसेप्शंस चलते हैं, वह सभी के सभी अनुभव पर आधारित हैं, है ना। उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि उसका प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो शुरुआती दिनों में ग्रीक में बहुत तरह के जो होते थे एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो भविष्यवाणी करते थे। तो उनका जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स होता था वह अनुभव के आधार पर ही होता था। ध्यान रखिएगा, जैसे पहले लोग भविष्यवाणी करते थे कि कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, वह एक तरीके का भविष्यवाणी था, उनके पास प्रमाण नहीं था। लेकिन आज IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग जो है, वह भी भविष्यवाणी करता है, लेकिन उनके पास प्रमाण होता है, वह अनुभव के आधार पे बात नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके का बेसिक अंतर है। तो अनुभववाद का इतिहास भी कहीं ना कहीं ग्रीक से जुड़ करके आता है, ग्रीक के फिलोसफर से ही जुड़ता है सबसे पहली बार। यहाँ तक स्पष्ट है? चलो, यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना बाकी छात्रों के साथ, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मेडिएवल यूरोप में एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है, आप उसको लिख लीजिए। मेडिएवल यूरोप में थॉमस
थॉमस एटकिंसन, है ना, थॉमस एक्विनस, माफ करना एक्विनस। थॉमस एक्विनस नामक एक फिलोसोफर हुआ। उसका कहना यह था कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं किताबों में, है ना, कहता है कि मेधा में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पहले बोध में नहीं हो। यानी जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जो भी चीज़ आप समझते हैं, वह कहीं न कहीं सबसे पहले अनुभव के तौर पे आपके पास आती है। उसके बाद आप उस चीज़ों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। इनका स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट यह है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको सीधा दे दिया जाता है, मेधा में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। लिख लीजिए, मेधा में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बोध में नहीं हो। व्यक्ति का नाम क्या है? थॉमस एक्विनस। कहाँ का है? यह ग्रीक का है, ध्यान रखना, है ना, ग्रीक का है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, ग्रीक के बाद हम लोग ब्रिटेन की तरफ चल कर के आते हैं। तो ब्रिटेन में भी एक लंबे समय तक अनुभववाद का परंपरा रहा है। तो वहाँ पर भी कई तरह के हिस्टोरियन, कई तरह के फिलोसफर चल कर के आए हैं जिन्होंने इतिहास लिखने के लिए अनुभव का सहारा लिया। तो उनके कौन कौन से नाम हैं और किन किन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया, उसके बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। आप लिखें, 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन ने विश्वास व्यक्त किया था कि विश्व की सही तस्वीर आंकड़ों को जुटाकर ही तैयार की जा सकती है। ठीक है, विश्व की सही तस्वीर जो है वह आंकड़ों को जुटाकर ही तैयार की जा सकती है। इसीलिए उसने वैज्ञानिक आधार पे इतिहास लिखने की कोशिश की। क्योंकि जो अनुभववादी परंपरा के लोग हैं वह इस दर्शन को भी, इस इतिहास लेखन को भी वैज्ञानिक इतिहास लेखन मानते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये उनके अकॉर्डिंग है, हालांकि अब वैज्ञानिक इतिहास लेखन नहीं है, लेकिन जो अनुभववादी इतिहासकार हैं वह तो इस बात को कहेंगे ही, ध्यान रखना। तो उनके तर्क को आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह वैज्ञानिक इतिहास लेखन नहीं है। चलिए नाम की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन लोग हैं। 17वीं शताब्दी का एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम है जॉन लॉक। फिलोसफर था, हिस्टोरियन भी था। यह बहुत इसको आप जानते होंगे, रिनोड पर्सनालिटी है। तो 17वीं शताब्दी का जॉन लॉक है। ये सब ब्रिटेन के हैं। जॉन लॉक के बाद आप लिखें जॉर्ज वर्कले। जॉर्ज वर्कले इनका जो यदि टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आप लिख लो 1685 से 1753, इतना में इनका जन्म हुआ, इतना में मृत्यु हुई। जॉर्ज वर्कले के बाद आप लिखें डेविड ह्यूम। लिखें डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम का टाइम है 1711 से 1756, बहुत युवा अवस्था में ही चले गए। उसके बाद देखिए स्टुअर्ट मिल है, और स्टुअर्ट मिल का 1806 से 1873 है। स्टुअर्ट मिल को आप जानते होंगे, एक जेम्स स्टुअर्ट मिल थे, उनके बेटे हैं। 1806 माफ़ करना, 1806 से 73 तक, 1873 तक। उसके बाद हाँ बस इतने 3 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं ना। चलो ये सभी के सभी ब्रिटेन से हैं। अब आपसे सवाल आएगा कि निम्न में से कौन सा हिस्टोरियन, निम्न में से कौन सा फिलोसफर, कौन सा हिस्टोरियन अनुभववादी परंपरा इतिहास लेखन से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, यूजीसी नेट आपसे सवाल और घुमा कर पूछता है कि कौन सा नहीं है। तो जब तक आप सभी को याद नहीं रखोगे तब तक आप फिर इस सवाल तक, आप इसके आंसर तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। शर्त यही है कि आपको सभी नाम याद होने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कि इन सभी लोगों ने तो अनुभव के आधार पर लिखने की कोशिश की, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया था। नाम हमने जान लिया है क्योंकि नाम से सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग यह चर्चा कर लेते हैं कि अनुभववादी इतिहास लेखन में किन चीज़ों पर फोकस किया गया, उसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं। 3-4 पॉइंट में दिया है, तो 4-5 पॉइंट में हम लोग भी एक बार इसे देखते हैं, उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक को। सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए इसमें तो क्या क्या है।
ये तो ग्रीन चलने लगा, पता नहीं ये क्या हो गया। चलो अब देखते, कहता है कि निम्न अनुभववाद ने निम्नलिखित विचारों को जन्म दिया, निम्न आइडियाज़ को प्रोड्यूस किया। आप लिख सकते हैं या फिर चलो यही लिख लो, काफ़ी है। पहले बात करें तो कहता है कि वास्तविक विश्व जैसा कि हम अनुभव करते हैं कुछ ठोस वस्तुओं और घटनाओं तथा उनको गुणों संबंधों से निर्मित है। पहले आइडिया यह इन्होंने दिया कि जो ओरिजिनल जो दुनिया है वह जैसा हम लोग अनुभव करते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी है, जल है, मिट्टी है, सूर्य है, चंद्रमा है, इन सारे चीज़ों को हम लोग अनुभव करते हैं और वास्तव में जो ओरिजिनल दुनिया है वह इसी से इसका निर्माण किया गया है। एक आइडिया तो इन्होंने दुनिया को लेकर प्रोड्यूस किया। दूसरे आइडिया की बात करें तो उसमें यह कहा कि व्यक्ति विशेष के अनुभव एक दूसरे से और वस्तु तथा अनुभवकर्ता की स्थिति से अलग हो सकते हैं। ठीक, उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास के व्यवहार के संदर्भ में इसका तात्पर्य यह हुआ कि तथ्यों को उन व्यक्तियों या समूहों अथवा समाजों जिन्होंने उनकी उत्पत्ति की तथा उन शोधकर्ताओं से जिन्होंने उसे उद्घाटित किया अलग किया जा सकता है। यानी इनका भी मानना यह है कि जितने भी शोधकर्ता हुए हैं, रिसर्चर, वो सभी के सभी जो इतिहास लेखन लिख रहे हैं या लिखा इतिहास, उन सभी ने एक्सपीरियंस पर ही आधारित लिखा है, अपने अनुभव को ही इतिहास लेखन में घुसेड़ दिया है ना। तीसरे नंबर पे बात करते हैं और तीसरे आइडियाज़ में कहता है कि कोई व्यक्ति जो वस्तु विशेष का अनुभव कर रहा है उसे एक साफ सुथरी स्लेट की तरह होना चाहिए जो महज उस वस्तु द्वारा प्रभावित हो रहा हो जिसका वह अनुभव करता है या करती है। उसके प्रारंभिक अनुभव और उसकी वैचारिक उन्मुखता महत्वपूर्ण नहीं है। चलो अब कह रहा है कि यहाँ पर जो इतिहासकार होते हैं उनको हिस्ट्री लिखने के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो विचार पहले स्थापित किया गया है, जो पहले के लोगों ने लिखा है, उस पर ध्यान नहीं दे करके, उसको केंद्र में नहीं रख करके, उनके अंदर जो भाव चल रहा है, उनके अंदर जो अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पे वो इतिहास लेखन को लिखें। ठीक, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे बात करते हैं और चौथे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि विश्व की प्रकृति को महज आगमित सामान्यीकरण के, चलो ये मतलब टफ हिंदी है, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने कहा है कि जो दुनिया है, विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, उसके नेचर को, है ना, उसके नेचर को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पे समझा जा सकता है, अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है, अनुभव के आधार पर ही इसके साथ जस्टिस किया जा सकता है। यह पॉइंट नंबर 4 में अनुभववादी इतिहासकारों ने ऐसा कहा। 5वें नंबर पे यदि बात करें तो 5वां में कहा कि सभी ज्ञान उन तथ्यों से हासिल किए गए हैं जिनकी प्रयोगों और महज प्रयोगों के जरिए पुष्टि की गई है। यानी कि मैंने बताया था आपको कि अनुभववादियों ने यह कोशिश किया है कि इसे वैज्ञानिक इतिहास लेखन साबित करें। 5वें पॉइंट पे कहते हैं कि हम लोगों ने जितने भी इतिहास लेखन लिखे, जितने भी हिस्ट्री लिखे हैं, वह सभी के सभी वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अनुभववादी दावा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। क्लियर है? चलो, यह बात हो गई कि अनुभववादियों ने क्या क्या कहा। एक लाइन और लिखें, उसके बाद अनुभववादी इतिहास लेखन खत्म होगा। वह यह है, कहा कि यदि विश्व के बारे में, ठीक है, यदि दुनिया के बारे में सही प्रमाण आप जुटाना चाहते हैं तो वह अनुभव के आधार पर ही हो सकता है, प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर ही हो सकता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने सभी हिस्टोरियन से, जो फ्यूचर हिस्टोरियंस हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सभी से आग्रह किया उन्होंने कि आप जब इतिहास लेखन को लिखें तो एक्सपीरियंस को केंद्र में रखें, एक्सपीरियंस को ध्यान में रखें, एक्सपीरियंस के आधार पर ही आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, उसको पॉइंट आउट करें, उसको जगह दें आप अपने किताब में, अपने इतिहास में। तो मेरे ख्याल से अनुभववादी परंपरा के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली और बहुत विस्तार से बातें हुई हैं। मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर को यदि आप कवर कर लेते हैं, आपने लिखा होगा, तो फिर अनुभववादी परंपरा से जो आने वाले सवाल हैं, लगभग आप 80 से 90% सवाल को आप टैकल कर लेंगे। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मुझे भरोसा है कि इस लेक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और बहुत
मदद मिला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपने सभी का ख्याल रखें।